थाना के गवंदा गांव में मदरसे में एक बार फिर से हथियार मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मदरसे में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार रखे गए हैं, जिसके बाद चकिया थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर हथियार को अपने कब्जे में लेती है। वहीं 3 युवक को हिरासत में भी लिया गया। आपको बताते चलें कि इसी इस्लामिया मदरसे से पिछले साल पीएफआई का सक्रिय सदस्य भी गिरफ्तार किया गया था। एक बार फिर से इस मदरसे में हथियार मिलने के बाद सनसनी मच गई है। बड़ा सवाल ये कि आखिर मदरसे में हथियार की सप्लाई कौन कर रहा था, हथियार किस घटना को अंजाम देने के मकसद से यहां लाया गया, जो जांच इस वक्त इसे लेकर चल रही है। स्थानीय निवासी असगर अली ने यह जरूर कहा कि यह मदरसा काफी विवादित मदरसा है, यहां पर पहले भी कई बार अपराधियों का जमावड़ा लगता था। पीएफआई का सक्रिय सदस्य भी इसी मदरसे से जुड़ा हुआ था और फिर एक बार हथियार मिलने के बाद इस मदरसे की जैसे पोल खुल गई है। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। तो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां देखिए ये मदरसे के अंदर से बरामद हुई हथियार है। अब सवाल ये कि आखिर मदरसे के अंदर हथियार की क्या जरूरत थी। 2 तस्वीरों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं और देखिए किस तरीके से इन हथियारों को यहां पर छिपाकर रखा गया था। यह मानकर चला जा रहा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से हथियारों को यहां रखा गया। ये वही इस्लामिया मदरसा है जो इससे पहले भी विवाद में रहा था। पीएफआई का सक्रिय सदस्य इसी मदरसे से गिरफ्तार किया गया और एक बार फिर से यही मदरसा, जिसके बाद अब यहां पर जब टीम पहुंची जांच करने के लिए तो हथियारों की बरामदगी के बाद अब कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने यहां से 3 युवकों को हिरासत में भी लिया है। ये खुद एक आदमी को मारने आए थे, एक महिला को, जिसके लिए उस वक्त हम सऊदी अरब में थे तो मेरे भाई के बीवी को मारने आए थे, तो इसलिए उसके लिए भी आवेदन सऊदी अरब से ही एसपी महोदय को मेल किया गया है। तो इन लोग का एक्टिविटी पहले से ही गलत रहा है। अब उसमें जब सुबह में हम ये सारा हंगामा देखे वहाँ हम गए हैं तो खुद मौलाना फारूक जो हैं वहाँ पे जो भी जांच अधिकारी महोदय थे, उनके सामने कैमरे पे मेरा नाम लेकर के बोल रहा था कि हाँ इनको 5:40 में देखा गया है। तो भैया मदरसा ये है, हम बगल के हैं, नमाज पढ़ने में सुबह गए हैं। अच्छा गए हैं तो फ्रंट में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चेक कीजिए, उसमें ऑलरेडी हम मौजूद हैं। फंसा रहे आप, ठीक है ना, तो फंसाने की नीयत से हमारा ये नाम रखा है। रूम का चाबी, अच्छा, वो दोनों रूम का चाबी। मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और देखिए इसी मदरसे के कैंपस से एक पिस्टल जो है वो पुलिस को मिली है। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि इस मदरसे में कुछ संदिग्ध जो हैं वो हैं और उसी शक के आधार पर पुलिस ने जब कोई सूचना मिली थी कि कुछ हथियार भी यहाँ जमा है, वैसी स्थिति में पुलिस की एक टीम बनी और जो यहाँ के चकिया के एसडीपीओ हैं संतोष कुमार सिंह, उनके नेतृत्व में और टीम ने जांच किया तो एक पिस्टल बरामद हुआ है, कुछ कागजात भी बरामद हुआ है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। देखिए लगातार ये इलाका जो है वो पीएफआई से जुड़ा इलाका है और कई पीएफआई से जुड़े सदस्य जो है इन इलाकों में मिले हैं। तो वैसी स्थिति में मदरसे के कैंपस में एक पिस्टल मिला, ये बड़ा जांच का विषय है। वैसी स्थिति पुलिस पूरे एंगल से जांच कर रही है कि आखिर कौन लोग हैं, किनकी जब यह पिस्टल था, ये पूरी तहकीकात का मामला है। लेकिन ये बड़ा मामला सामने आया है कि एक पिस्टल जो है वो मदरसे के कैंपस से मिला है। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। तो मदरसे में हथियार मिलने के बाद अब कई सवाल जो हैं वो इस वक्त उठ खड़े हुए हैं। मदरसे में आखिर हथियार का क्या काम था, मदरसे से हथियार रखने का क्या मकसद था, क्योंकि इसी मदरसे में हथियार की बरामदगी हुई है। कहीं किसी बड़ी घटना की साजिश तो नहीं थी। आखिर मदरसे में कौन पहुंचा रहा था हथियार? क्या मदरसे की आड़ में कुछ और तो यहां नहीं चल रहा? क्योंकि सवाल का ये, आखिर मदरसे में कौन पहुंचा रहा था इन हथियारों को? क्या मदरसे की आड़ में कुछ और तो यहां नहीं चल रहा था? क्या अपराधियों का अड्डा बन चुका है मदरसा? और संवाददाता अवनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या अभी तक की तहकीकात या पूछताछ में कोई जानकारी मिली है कि आखिर ये हथियार किसके नाम पर है, लाइसेंसी है या नहीं है? जानकारी मिली है कि हथियार को लाया गया था और किसी घटना को अंजाम देने के लिए ये हथियार को रखा गया था। देखिए ये हथियार से जो मामला है वो चकिया थाने के गवंदरा गांव है। चकिया प्रखंड मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे, 8 किलोमीटर की दूरी पे है और वहीं पर ये मदरसा का संचालन होता।
और ये मदरसा पहले से भी विवादित है, क्योंकि इसी मदरसे से याकूब नाम का जो है PFI का सक्रिय सदस्य जो है वो गिरफ्तार हुआ था और इसी मदरसे में वो पहले रहता था। तो ऐसी स्थिति में विवादित मदरसा है और मदरसे के अंदर हथियार मिलना ये बड़ा गंभीर विषय है कि आखिर मदरसे में पढ़ाई होती थी, बच्चों को तालीम दी जाती थी, लेकिन ये हथियार मिलना ये बड़ा जांच का विषय है। और इस्लामिया मदरसा इसका नाम है और इस मदरसे के आरोप प्रत्यारोप भी कुछ होने लगे हैं। स्थानीय स्तर पे विवाद जरूर है इसको लेकर, लेकिन कई लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मदरसे में हथियार का क्या काम है, आखिर किसने इस हथियार को मदरसे में रखा। अवनीश, जिन 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, जिनका इंटरोगेशन चल रहा होगा, पूछताछ चल रही होगी, वो लोग कौन है, उनका इस मदरसे से क्या ताल्लुक है और क्या इस हथियार को लेकर उनका कोई स्टेटमेंट सामने है? देखिए, अभी ग्रामीण स्तर पर एक व्यक्ति ने जरूर कहा है कि ये मदरसा पहले से विवादित रहा है और इसमें पहले से भी कई लोगों की बैठकी होती थी। लेकिन 3 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं उसमें एक स्थानीय स्तर पे लोग हैं और 2 मदरसे से जुड़े लोग हैं। तो कुल 3 लोग जरूर हिरासत में लिए गए हैं। उनसे पूरी पूछताछ की जा रही है कि आखिर हथियार कहाँ से आया, किसने हथियार रखा, आखिर जो मदरसा था जिस रूम में यह हथियार मिला उसकी चाबी किसके किसके पास थी, ये जांच का विषय है। और पुलिस पूरे एंगल से जांच कर रही है कि आखिर ये मदरसा पहले से अवनीश, चूंकि ये मदरसा पहले से विवादित है, जिसको आप भी बार बार इंगित कर रहे हैं कि याकूब को यहाँ से पकड़ा गया था, तो क्या उसके साथ इन लोगों का, मदरसा के लोगों का या इस हथियार का कोई कनेक्शन अभी तक सामने आ पाया है? नहीं, देखिए अभी तक कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। क्योंकि देखिए मदरसा का विवाद जरूर रहा है और स्थानीय स्तर पर विवाद रहा है और इससे पहले भी PFI का जो सक्रिय जो है सदस्य है वो इसी मदरसे में पढ़ता था, उसमें रहता था और उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो पूरे मामले की गहन तरीके से जांच जो है वो पुलिस करने में जुटी है कि आखिर कौन लोग हैं। लेकिन जो मदरसे का संचालन किसकी तरफ से चल रहा था? कोई तो अथॉरिटी होगी यहाँ पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सके कि आखिर ये मदरसा में हथियार कैसे पहुंचा, ये हथियार किसका है? देखिए, जो मुख्य संचालन करने वाले मदरसे के जो है वो फरार हैं, उसकी पुलिस तलाश में जुटी है। लेकिन मदरसे के अंदर जो अगल बगल में जो 2 लोग थे उनको गिरफ्तार किया है और एक स्थानीय बगल के लोगों को गिरफ्तार, कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन कोई CCTV कैमरा, कोई वहां पर सुरक्षा के लिहाज से कोई कैमरे वगैरह लगे हैं? देखिए, कैमरे तो लगे हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो जानकारी मिली है कि CCTV कैमरे खराब हैं। लेकिन अब पुलिस उसकी भी जांच करेगी कि आखिर CCTV कैमरे खराब हैं या पहले से खराब थे या उसको खराब कर दिया गया, आखिर साजिश है, ये पूरे मामले की जांच। चलिए अवनीश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए। इससे जुड़े हर अपडेट को हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल ये 3 तस्वीरें, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। और देखिए, इन 3 तस्वीरों के जरिए मोतिहारी में यही वो मदरसा है जहां पर टीम पहुंची इनपुट्स मिलने के बाद छापेमारी करने और सफलता भी मिली। मदरसे के अंदर की जो तस्वीर है उसमें देखिए कैसे इस प्लाई बोर्ड के पीछे एक कवर में हथियार छिपा कर रखे गए थे, जिसके बाद पुलिस इसे जब्त करती है और अब इसकी जांच शुरू हो चुकी है। और तीसरी तस्वीर में वो हथियार भी और PFI से संबंध एक युवक, इसकी गिरफ्तारी भी यहां से मदरसे से की गई थी बहुत पहले और उसके बाद अब कनेक्शंस को तलाशा जा रहा है कि आखिर हथियार का यहां इस मदरसे में क्या काम था। पटना से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, नीतीश कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई है इस वक्त की बड़ी खबर। बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और नीतीश कैबिनेट की ये अहम बैठक इस लिहाज से भी कि संभवतः नीतीश कैबिनेट की यह आखिरी बैठक भी हो सकती है। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे नीतीश कुमार और इसी हफ्ते राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये मानकर चला जा रहा है कि बुधवार को होने वाली ये बैठक नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। तो नई सरकार को लेकर हलचल इस वक्त बेहद तेज होती हुई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की तरफ से एक बड़ा बयान आया। 10 तारीख को सीएम नीतीश कुमार शपथ लेंगे, ये बयान इस वक्त संजय सरावगी की तरफ से दिया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद के रूप में नीतीश कुमार 10 अप्रैल को शपथ लेने वाले हैं। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, NDA, मुख्यमंत्री सब मिलकर ये फैसला लेंगे कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा, नई सरकार किस तरीके से बनेगी, कब बनेगी और कौन कौन उसके भागीदार होंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बड़ा बयान। तारीख का शपथ माननीय मुख्यमंत्री जी का राज्यसभा के लिए जो
चुने गए हैं उसके लिए नामित है। तो शपथ लेने के बाद उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व, सामान्य मुख्यमंत्री जी बैठ के विशेष परिस्थिति में निर्णय लिया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया बिहार के विकास को लेकर। उनकी तरफ से एक बड़ा आरोप, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया और बिहार के विकास पर सवाल उठाए गए। हर मोर्चे पर बिहार को तेजस्वी यादव ने फेल बताया है। उन्होंने कहा कि अपराध हो, रोजगार हो, इसे लेकर सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि इस विषय पर बिहार में सीधे तौर पर सरकार फेल नजर आती है। पलायन, निवेश और आय पर भी जमकर निशाना साधा गया। तेजस्वी यादव की तरफ से डबल इंजन की सरकार पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जाता है तेजस्वी की तरफ से और सवाल किए जाते हैं कि अपराध का ग्राफ हो, शिक्षा, विकास, हर एक स्तर पर आप देखिए बिहार इस वक्त फेल हो चुका है और इसीलिए ये सवाल उठे जाने चाहिए। बिहार के विकास को लेकर तेजस्वी यादव के पोस्ट और आंकड़े पर बीजेपी के नेता हैं नीरज कुमार, उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया। नीरज कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ही जवाब दिया, जिसमें तेजस्वी यादव के हर आरोप का जवाब दिया गया और लिखा गया कि तेजस्वी के इस पोस्ट में पुराना खेल है। राम नाम की माला जपो, लेकिन लालू राबड़ी के जंगल राज को भूल जाओ। आपने बिहार के हर नकारात्मक इंडिकेटर को लिस्ट किया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपके पिता के 15 साल यानी कि 1990 से लेकर 2005 तक के राज में बिहार सबसे नीचे था और 2005 के बाद नीतीश कुमार प्लस एनडीए ने बिहार में विकास की नई लकीर खींची है। और चलिए अब आपको बिहार के विकास के मुद्दे पर दोनों ही नेताओं के बीच बहस के कुछ प्रमुख बिंदुओं को भी आपके सामने रख देते हैं। तो तेजस्वी के आरोप, जिसमें देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, जबकि बीजेपी का जवाब जो है वो सीधे तौर पर ये नजर आता है कि देखिए कैसे 1990 से 2005 के बीच क्या स्थिति थी, ये समझने की जरूरत है। देश में सबसे अधिक पलायन कहीं है तो बिहार में है। 1990 से 2005 के 15 साल क्यों भूल जाते हैं तेजस्वी, इसका जवाब भी तेजस्वी को देना चाहिए। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, तेजस्वी कहते हैं तो 2001 में साक्षरता 47% थी, 2011 में देखिए ये 61% तक पहुंच गई। तो रफ्तार पर भी तेजस्वी को गौर जरूर करना चाहिए। सवाल इसलिए भी कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है, लेकिन बीजेपी जवाब देती कि 2005 से पहले प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से बहुत कम हुआ करती थी। ये आंकड़े क्यों नहीं देखते तेजस्वी? देश में सबसे अधिक अपराध बिहार में है तो जवाब भी आया। और ये कहा जाता है कि नीति रिपोर्ट में बिहार ने सबसे तेज प्रोग्रेस किया है। उस रफ्तार को देखने की जरूरत भी थी तेजस्वी को, लेकिन उससे वो भूल गए। तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से एक एक कर जवाब दिया गया। देश में सबसे अधिक पलायन बिहार में है तो कहा गया कि ये देखिए, अगर पलायन आपको बिहार में नजर आता है तो रोजगार के अवसर भी आपको देखने चाहिए, जो बिहार में लोगों ने देखी है। और तेजस्वी के ट्वीट पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने अंदाज में उसी तरीके से जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी के संदेश को लेकर केरल गए थे, अपनी उपलब्धि को जाकर केरल में बताते। जमीन लेकर नौकरी देने का इनका काम था, लेकिन आज लाखों शिक्षकों की बहाली हो रही है। चरवाहा विद्यालय को इनका रोल मॉडल देखा है लोगों ने, वो लोग भूले नहीं। पर्यटक के रूप में बिहार लॉन्च किए और बिहार आने के बाद ट्विटर पर अपना बयान दे रहे हैं। अरे जनता ने आपको क्विट कर दिया है, आपके बयान को कोई तवज्जो देता है? डैड का सम्मान लेकर गए थे मैसेज केरलम में, तो वहां बताते ना कि हमारे माँ पिता जब शासन में इस बिहार में थे तो हमने कुल नियुक्ति बीपीएससी से 19,538 किया था और शिक्षक नियुक्ति 33,499। एक खानदान लालू जी का, ज्यादा नहीं, एक खानदान के 23 लोगों को विधानसभा और विधान परिषद में नौकरी दी गई थी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। रोज सुबह उठ करके कुछ न कुछ झूठा ट्वीट करना, गलत आंकड़े पेश करना शायद आपकी आदत हो गई है। बिहार की जनता ने आपको आत्ममूल्यांकन करने के लिए कहा है। इन्हीं सब बातों से
आप विपक्ष में बैठकर आत्ममूल्यांकन करिए। बिहार पिछड़ा राज्य तब था जब बिहार में जंगल राज था, आपके माता पिता की सरकार बिहार में थी। आज बिहार हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। बिहार का जीडीपी राष्ट्रीय औसत से काफ़ी बेहतर है। प्रति लाख व्यक्ति अगर अपराध की बात करेंगे तो बिहार कई एक राज्यों से बेहतर स्थिति में। से भी स्पष्ट होता है कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विकास के सूचकांक के मामले में फिसड्डी राज्य कहीं ना कहीं माना जाता है और बिहार को फिसड्डी बनाने में डबल इंजन सरकार की भूमिका है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लालू फोबिया और तेजस्वी फोबिया में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता अनर्गल प्रलाप करते हैं। बिहार अपनी कुल जीडीपी का 81% तो सिर्फ कर्ज का ब्याज चुका रहा है। पिछले 15-16 वर्षों में बिहार भारत में सर्वाधिक कर्ज लेने वाला राज्य बन चुका है। बिहार की आर्थिक स्थिति तो तबाह बर्बाद हो ही गई है, तो जाहिर सी बात है पैसों से ही सब कुछ चलना है, तो सारी चीजें लगभग तबाह हो गई हैं। सीएजी ने लगातार 2 वित्तीय वर्षों में घोटालों की आशंका जताई है। सरकार हिसाब नहीं दे रही है, तो भ्रष्टाचार, घोटाले, संगठित लूट ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 9वीं फेल तेजस्वी यादव जी, आप पढ़े लिखे रहते तो आपसे कुछ उम्मीद भी करता बिहार, लेकिन आप तो 9वीं फेल निकले। अरे आप तो बिहार को आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। आपके पिताजी ने बिहार को तो लूट लिया था, लेकिन अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे भी बढ़ रहा है और हर एक सूचकांक पे अव्वल दर्जा प्राप्त कर रहा है। तो एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सरकार गठन और मुख्यमंत्री के पद को लेकर एक बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में कल भी एनडीए की सरकार थी और आज भी और कल भी एनडीए की सरकार ही रहेगी। बीजेपी जेडीयू में बड़ा भाई छोटा भाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि यहां कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं होता, दोनों भाई भाई हैं। वहीं खुद को मुख्यमंत्री की रेस वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि वे सेवक की रेस में हैं और उसी में ही रहेंगे। सरकार कल भी एनडीए का था, आज भी एनडीए का है, कल भी एनडीए का रहेगा। न कोई बड़ा भाई होगा, न कोई छोटा भाई होगा। भाई भाई होता है, भाई का सौहार्द सामाजिक सद्भाव बढ़ाएगा और समृद्धि बिहार को लाएगा, विकसित बिहार बनाएगा। सीएम के देश में सर भी है, सीएम के देश में सर भी है। कौन सर हैं? आप सर। मैं नहीं हूँ, मैं सेवक के रेस में हूँ, बाकी किसी रेस में नहीं हूँ। और इस बीच बगहा से बड़ी खबर, जहां कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और लाखों का सामान इस आग में जलकर खाक हो गया। करीब 10 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसमें दमकल की टीम ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। करके बढ़िया से गया, सब ठीक था। सुबह 5:45 बजे फोन आया था, आके देखे हैं जैसे शटर उठाए एकदम पेट्रोल खानी धनक रहा था, पूरा माल धनक गया। स्वादी सब आगे बुताने वाला आया लोग तो जाके बुताया लोग। कितना का नुकसान हुआ होगा? उसमें 10-15 लाख का नुकसान। हमारा माल था नया पुराना समझा। क्या चीज़? कपड़ा का रेडीमेड का। और अगली बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार समेत 2 बच्चे घायल हो गए। बच्चों को कुचलते हुए ये बाइक जो है घर में जा घुसी और बेकाबू होकर पलट जाती है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। कार चालक हालांकि मौके से फायदा देखते हुए फरार हो गया और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो जुट गई है। बुधवार राजपुर रोड की यह घटना, तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से पहले टक्कर मारने के बाद बेकाबू ये गाड़ी जो है वो घर में जाकर घुस गई और उसके बाद पलट जाती है। इधर से दूध लेकर के आ रही थी, उसके बाद जो गाड़ी अपना साइड छोड़ करके जो इधर आकर के जो घर है उसको चढ़ते हुए जो है लैट्रिन में आकर के धक्का मार दिया। किसी को कोई जानहानि? जो लड़का को चोट लगा है। कहाँ गया बोले? हॉस्पिटल लेके गया लड़का। क्या नाम हुआ आपका? लड़का का? आपका? मेरा नाम अमरेंद्र पासवान। आपका घर है ये? हाँ मेरा घर। गाड़ी इधर से आ रहे थे, पूरब से पश्चिम जा रहे थे। एक मोटरसाइकिल को धक्का मारे, धक्का मार के जो है इधर आए, फिर बचाने के चक्कर में जो है घर को तोड़ दिया। तोड़ के फिर जो बाथरूम भी टूट गया। प्याज का जो है वो भी नुकसान हो गया है और 2 को चोट लगा हो गया है।
अगली खबर सीवान से, जहां बसंतपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शीला देवी इलाज के लिए पैदल जा रही थी और तभी अज्ञात वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर आगजनी कर जाम लगा दिया और मुआवजे कर कार्रवाई की मांग करने लगे। और बड़ी खबर आ रही है दानापुर से, जहां जेवर कारोबारी से बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। कस्टम अधिकारी बनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। करोड़ों का सोना लूट कर बदमाश फरार हो चुके हैं। राजकोट से ट्रेन के जरिए पटना लाया जा रहा था सोना। खगौल थाना क्षेत्र के आरओबी के पास इस वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते हैं। पीड़ित ने खगौल थाने में इसकी शिकायत कर आई है और बीती रात की यह घटना बताई जाती है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है और करीब 17 किलो सोने की लूट की बात इस वक्त सामने आ रही है। अंतर्गत एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें 2 व्यक्ति राजकोट से ट्रेन से सोना लेकर आ रहे थे। दानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने उनके साथ कस्टम ऑफिसर का झांसा देकर सोने की ठगी कर ली गई है। सूचना मिलते ही खगौल थाना द्वारा इसमें प्रारंभिक अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। अनुसंधान के क्रम में सोना मालिक से भी बात की गई है। सोना मालिक द्वारा आवेदन के आधार पर ठगी किए गए सोने की पुष्टि की जाएगी। इसमें पुलिस सभी दिशाओं में अनुसंधान कर रही है। मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के सहारे से इसमें जो ठगी करने वाले व्यक्ति हैं उनका पहचान की जा रही है। और अब आपको